हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी का क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ सेकेंड चैप्टर जो सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का कवर अप करेंगे। एंड इसके बाद में 6th एंड 7th क्वेश्चन बचेगा, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं लेके आऊँगी आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ द पब्लिक डिपॉजिट, व्हाट इज़ पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट किसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो और डिफाइन पब्लिक डिपॉजिट और एक्सप्लेन द टर्म पब्लिक डिपॉजिट। तो आपको लिखना होगा आंसर 1, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी की जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, छोटी टर्म पे मतलब छोटे समय के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करता है पब्लिक डिपॉजिट। ये सोर्स हुआ, आप कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करती है। तो कंपनी रिसीव्स, कंपनी क्या रिसीव करती है, फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट्स रिसीव करती है फॉर लॉन्ग पीरियड, फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स, मतलब 6 महीने से लेके, तो मतलब मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 36 महीने तक का, 36 मंथ्स तक का पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है कोई भी कंपनी। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम पब्लिक डिपॉजिट्स कहते हैं। नाउ अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है, तो अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड, जो कॉमन पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उनको इनवाइट किया जाता है टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स। वो अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करती है विद द कंपनी, कंपनी के साथ फॉर अ वेरिड पीरियड, मतलब अलग अलग पीरियड के लिए। जैसे उनको 6 महीने के लिए डिपॉजिट करना है, 6 महीने के लिए, 8 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करना है, 8 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी, कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है ऑन सच डिपॉजिट्स एंड द कंपनी इशू। तो उसकी जब वो पैसा जब पब्लिक लगाती है तो कुछ तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए ना, तो उसके लिए कंपनी उनको क्या एक्नॉलेजमेंट देती है, डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करती है डिपॉजिटर को। जैसे हम है ना कॉलेज की फीस भरते हैं तो हमें कैसे है ना एज ए एक्नॉलेजमेंट हमको रिसिप्ट मिलती है, फी रिसिप्ट पेमेंट किया हुआ एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वैसे ही है ना यहाँ पे डिपॉजिट रिसीव होती है, डिपॉजिट रिसिप्ट रिसीव होती है डिपॉजिटर्स को। एंड द टर्म डिपॉजिट, जो टर्म है मतलब डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन, जो टर्म्स मतलब कंडीशंस होते हैं जो डिपॉजिट्स के, वो भी मेंशन रहते हैं डिपॉजिट रिसीप्ट में, कौन सी कंडीशंस है, टर्म्स है, वो मेंशन रहते हैं। एंड डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट। तो ये क्या हुआ, तो अब आपको डिपॉजिट रिसिप्ट का मीनिंग लिखना है कि डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट लोन, और डेप्ट स्लैश लोन बाय द कंपनी की, कंपनी ने लोन लिया है, डेप्ट लिया है, बोरोड मनी लिया है। एंड डिपॉजिट्स आर इधर सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स भी हो सकते हैं, ऑफर्ड टू द कंपनी, कंपनी कोई भी टाइप का ऑफर कर सकती है, ऑफर्ड बाय द कंपनी। देन हाउएवर डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, लेकिन ये जो नीचे दिए हुए आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं, इनको हम मैंने डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको ये भी साथ में स्टडी करना होगा। जब भी आपको व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट पूछा जाएगा तो इसके साथ साथ आपको इसका भी आंसर देना होगा। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, कोई भी अमाउंट अगर गवर्नमेंट है ना देती है या स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी को देती है, प्रमोट करने के लिए भी दे देते हैं ना कंपनी को, तो वो अमाउंट है ना आप एज अ डिपॉजिट कंसिडर नहीं करोगे। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, अगर कोई भी दूसरी बैंक है ना लोन देती है कंपनी को, तो उसको भी हम पब्लिक डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करेंगे। ये कॉमन, जैसे पहले ये शब्द आ गया आपको जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड मतलब कॉमन पब्लिक इज इनवाइटेड। तो यहाँ पे कोई भी दूसरी फर्म या कोई गवर्नमेंट या कोई पार्टी वैसे नहीं होने वाला है, यहाँ पे उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा पब्लिक डिपॉजिट के अंडर में। देन थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बैंक अगर कोई लोन देती है तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट में कंसिडर नहीं करेंगे। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट रिसीव होता है किसी दूसरे कंपनी से, बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, दूसरे कोई कंपनी का, तो उसको भी हम एज अ लोन कंसिडर नहीं करने वाले, मतलब एज अ पब्लिक डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे। देन फिफ्थ, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, अगर है ना कोई भी अमाउंट आप जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक वगैरह इशू करके, ड्राफ्ट वगैरह इशू करके आप मतलब आप ट्रेड क्रेडिट इशू करके आप कमर्शियल पेपर्स मतलब आप जो भी पैसा अगर अमाउंट
रेज करते हो तो उसको आप पब्लिक डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करोगे। देन एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, अगर आप बॉन्ड्स इशू करके कोई भी अमाउंट रेज कर रहे हो, मतलब कंपनी कलेक्ट कर रही है, तो फिर आप उसको पब्लिक डिपॉजिट नहीं कंसिडर करेंगे। देन एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, अगर कोई भी अमाउंट है ना एज अ डोनेशन ट्रस्ट में आया तो उसको हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं कंसिडर करेंगे। एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, कोई भी है ना, किसी ने भी अगर यह शेयर्स कंपनी के सब्सक्राइब किए और डिबेंचर डिबेंचर्स परचेस किए, सब्सक्राइब किए, तो फिर उसके लिए उसको हम पब्लिक डिपॉजिट करके कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 8 पॉइंट्स भी आपको साथ साथ इसके याद करने होंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये क्या स्टूडेंट का भी कि मिस ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आई होप अब आप सुनेंगे तो आप लोगों को सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको फिर से एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। द नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है वो GDR जिसे हम बोलते हैं, इन शॉर्ट इज अ सर्टिफिकेट होती है। सर्टिफिकेट होती है इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक। इसको डिपॉजिटरी बैंक इशू करती है विच परचेसेस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेस करती है। एंड GDRs रिप्रेजेंट, GDRs मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग नंबर ऑफ शेयर्स। उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, उसको ओनर जिसके पास वो है GDR है, तो मतलब वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरेन कंपनी के वो बंदे के पास है। एंड आर कॉमनली यूज टू इन्वेस्ट, और ये कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है? तो यूज टू इन्वेस्ट इन कंपनीज फ्रॉम डेवलपिंग और इमर्जिंग मार्केट्स, जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ पे मार्केट इमर्ज हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है बाय इन्वेस्टर्स इन डेवलप्ड मार्केट्स। तो प्राइसेस ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ रिलेटेड शेयर्स। वो जो रिलेटेड शेयर्स है उनकी वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है, बट दे आर ट्रेडेड एंड सेटल्ड इंडिपेंडेंटली। उनकी ट्रेडिंग होती है, उनको इंडिपेंडेंटली सेटल किया जाता है ऑफ द अंडरलाइन शेयर, दिए हुए शेयर के हिसाब से। एंड टिपिकली 1 GDR इज इक्वल टू, टिपिकली 1 GDR होता है, एक जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो इक्वल टू होता है 10 अंडरलाइन शेयर्स। 10 शेयर्स जो नेम दिया रहेगा शेयर्स का, वो 10 शेयर्स के इक्वल होगा। बट एनी रेशियो कैन बी यूज, लेकिन को दूसरा रेशियो भी यूज कर सकते कि 1 इज इक्वल्स टू 20 शेयर्स, वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। नाउ इट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच इज डिनोमिनेट, मतलब ये प्रूफ हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, विच इज डिनोमिनेटेड इन सम फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। GDRs एनेबल अ कंपनी, GDR क्या करती है? कंपनी को हेल्प करती है, एनेबल करती है, द इशूअर को भी हेल्प करती है टू एक्सेस द इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट। इशूअर मतलब जो कंपनी इशू करने वाली कंपनी, उसको इशूअर बोलते हैं। टू एक्सेस द इन्वेस्टर्स को कैपिटल मार्केट में आउटसाइड ऑफ इट्स होम कंट्री, मतलब जैसे हम इंडिया के हैं, ठीक है, और मिस्टर अंबानी को अपने शेयर्स की ट्रेडिंग करानी है आउट ऑफ इंडिया भी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर उनके शेयर्स कोई खरीदना चाहता है तो वो वाया GDRs भी खरीद सकते हैं। तो सेवरल इंटरनेशनल बैंक्स होती है वो इशू करती है GDRs, सच एज JP मॉर्गन शेयर्स के, देन सिटी ग्रुप के शेयर्स है, ये बैंक्स के नाम है, सिटी ग्रुप हुआ, देन डच बैंक हुआ, देन यहाँ पे द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन हुआ। तो ये सब जो है वो इंटरनेशनल बैंक है जो GDRs इशू करते हैं। GDRs आर ऑफन लिस्टेड इन, ऑफन मतलब ज्यादातर लिस्टेड होते हैं फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में, एंड Luxembourg stock exchange, then and the London stock exchange, where they are traded on international order book, इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर बुक के हिसाब से वो इशू होती है। तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना, मतलब बैंक्स क्या करते हैं? इंटरमीडिएट का काम करती है बीच में, जैसे कैसे एजेंट होता है, तो एजेंट का काम बैंक करती है कंपनी के बीच में एंड इन्वेस्टर के बीच में, बाय इशूइंग GDRs, मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करते हैं। और GDRs मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अलग होता है, वो खाली अमेरिका में ही इशू होता है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका होता है, उसको हम GDR कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट किसे कहते हैं?
तो नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट, ये हम बोल सकते हैं उधारी के बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता। इट इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ बिजनेस, इसको हम सोल ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, हाँ मतलब आत्मा बिजनेस की। ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग इज कॉमन टू ऑल बिजनेसेस, सब बिजनेस के लिए कॉमन है एंड इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई बिजनेस के लिए टू बिजनेस। मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, सप्लायर्स, मतलब मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर को ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी देता है, होलसेलर सप्लायर को देता है, सप्लायर कस्टमर को देगा, तो इस तरह के सप्लायर ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे दे सेल टेंजिबल गुड्स, वो टेंजिबल गुड्स जो गुड्स दिखाई देते हैं, जिसको आप वजन कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, उनका शेप देख सकते हो, तो वो टेंजिबल गुड्स हो गए। टू अदर बिजनेस कंसर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट मतलब आपको डिफर्ड पेमेंट, आपको फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होगा, उधार में माल दे रहे हैं। देन ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश लोन, इसको हम कैश लोन नहीं बोलेंगे, कोई रोकड़ा हाथ में नहीं पकड़ा आ रहा है। अगर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा तो मैन्युफैक्चरर ने उसके हाथ में रोकड़ा नहीं पकड़ा है, लेकिन उसको समय दिया, उसको एक टाइम दिया कि बाबा ठीक है 2 महीने बाद तो मुझे पेमेंट करना, 3 महीने बाद पेमेंट करना। तो 2-3 महीने तक तो कम से कम होलसेलर के पास में है ना, वो जो रोकड़ा है उसको अरेंज करने के लिए टाइम मिल गया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, उधारी हो गया ना, ट्रेड क्रेडिट हो गया, तो उसको क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे हम। सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल, तो ये किसकी वजह से होता है, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से अराइज होता है ट्रेड क्रेडिट। ये मीनिंग हो गया कि इट अराइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज एन इजी काइंड ऑफ क्रेडिट, इसको हम इजी तरीका बोलते हैं क्रेडिट का, विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग ऑफ एनी डेप्ट। इसके लिए कोई है ना, आपको कोई बैठ के कोई एक्नॉलेजमेंट साइन करना, कोई इतना लंबा प्रोसीजर कोई भी नहीं होता है। तो ये एक जनरल है कि 2 बिजनेस पार्टी के बीच में अमंग उनके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर के बीच में कई सालों से एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। एंड इट इज रेडीली अवेलेबल एंड इज अ चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, एक सस्ता सा मेथड हो गया फाइनेंसिंग का, क्योंकि छूट मिल जाती है ना, होलसेलर को 2-3 महीने तक है ना उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो उसके हाथ में तो छूट हो गई उतने अमाउंट की। सो द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट आर नॉट रिजिड, तो यहाँ पे जो टर्म्स होती है मतलब कंडीशंस है जो क्रेडिट की, टर्म्स मतलब कंडीशंस है क्रेडिट की, ट्रेड क्रेडिट की, वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। अगर कोई अर्ली पेमेंट करना चाहता है तो अर्ली पेमेंट भी कर सकता है। तो सप्लायर सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 डेज और मोर, 30 दिन और 30 दिन से ज्यादा दिन का भी वो ट्रेड क्रेडिट दे सकते हैं फॉर बिल टू बी पेड। दे इवन ऑफर डिस्काउंट, वो डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं अगर कोई जल्दी पेमेंट करता है तो। इफ बिल्स आर क्लियर विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अगर छोटे से समय में कि 10 दिन के अंदर कोई पेमेंट कर देता है, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, तो वो उनको उस पर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड क्रेडिट का आंसर लिखना होगा। तो आप ये स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, नो बिजनेस कैन बी रन विदाउट क्रेडिट, तो जरा अच्छा भी लगेगा, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ है यहाँ पे व्हाट आर द स्कीम्स, कौन से स्कीम्स है फॉर डिस्बर्समेंट। अभी डिस्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, बैंक है ना जो लोन देती है तो उसको कैसे है ना पहुंचाएगी, जिसने लोन लिया है बिजनेसमैन तक कैसे पहुंचाएगी, उनको कैसे डिस्बर्स करेगी, उनको कैसे वो देगी। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। द बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म का फाइनेंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक्स। दे हैव बिकम प्राइमरी, वो प्राइमरी सोर्स बन गए हैं फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डेली डे टू डे बेसिस के लिए जो चाहिए होता है कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जो डे टू डे बेसिस के लिए डेली के जो छोटे मोटे खर्चे चलते रहते हैं, जो लेस देन 1 ईयर के हिसाब के होते हैं, जो ज़्यादा लिक्विड मतलब कैश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पूरा करने में कमर्शियल बैंक्स हेल्प करती है बाय गिविंग लोन्स। तो यहाँ पे इन इंडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट है। एंड बैंक हैव इंट्रोड्यूस मेनी इनोवेटिव स्कीम्स, बैंक ने बहुत सारे इनोवेटिव नए नए स्कीम्स निकाले हैं डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट के। दे आर एज फॉलो। तो सबसे पहला है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तो यहाँ पे अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट, जिस कंपनी का करंट अकाउंट है, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है इसको कि है ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, जो बिजनेसमैन होता है उसको मिलती है, उसकी बैंक प्रोवाइड करती है। तो अ कंपनी हैविंग करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड टू ओवरड्रॉ मतलब विदड्रॉ द अकाउंट बाय द बैंक
ओवरड्रॉ द अकाउंट बाय बैंक, मतलब उसके अकाउंट में जो पैसा है उससे भी ऊपर का पैसा, वो मतलब समझो 20,000 अगर बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में कंपनी का 20,000 है, कंपनी को 30,000 पेमेंट करना है किसी को, तो कंपनी 30,000 पे कर सकती है। बाद में जो ऊपर का एक्स्ट्रा 10,000 उस पर बैंक है ना क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो यहाँ पे दे कैन विड्रॉ द फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड, जब और तब चाहिए तब निकाल सकते हैं। एज दे आर अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्योंकि उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। देन द बैंक सैंक्शंस अ क्रेडिट लिमिट, बैंक है ना क्रेडिट लिमिट भी सैंक्शन करती है टू ओवरड्रॉ द अमाउंट ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे क्या करने के लिए, अमाउंट करंट अकाउंट पे कंपनी करंट अकाउंट पे ओवरड्रॉ, मतलब उनको जो लिमिट दी जाती है कि 5 लाख तक का अगर आपको शॉर्टेज होता है तो 5 लाख तक की आपकी लिमिट है। ये है ना आपको क्रेडिट कार्ड पे भी मिलता है। आपने अगर आपको क्रेडिट कार्ड का नॉलेज है तो क्रेडिट कार्ड पे भी ये मिलता है। तो ये जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आने वाला है कैश क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कार्ड जैसी हो गया। तो द बैंक सैंक्शन करती है क्रेडिट लिमिट टू ओवरड्रॉ द अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ द कंपनी एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर। इंटरेस्ट कौन पे करता है, तो जो बोरो करता है ऑन एक्चुअल अमाउंट, जितना अभी जैसे मैंने आपको बोला 30,000 कंपनी ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन कंपनी की करंट अकाउंट में तो 20,000 ही था, तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है overdrawn from the account and the company can make repayment, कंपनी रीपेमेंट कर सकती है जब तब उनको करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द ओवरड्राफ्ट इज ग्रांटेड। तो उनको जब इच्छा हो तब वो उसको रिटर्न भी रिफंड भी कर सकती है बैंक को। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज, मतलब ये सिक्योर्ड एक तरीके से सिक्योर, आपको सिक्योर करके लेना पड़ता है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है हमको, है ना, गिरवी रखना पड़ता है, अपना दिखाना पड़ता है कि हमारी लायबिलिटी, हम कितने कैपेबल है रीपेमेंट के। तो ऑन सिक्योरिटी मार्जिन द अमाउंट ऑफ कैश क्रेडिट इज सैंक्शन बाय द बैंक। तो उसके हिसाब से है ना बैंक उनको कैश क्रेडिट उनका सैंक्शन करती है एंड बोरोवर कैन विड्रॉ द अमाउंट, बोरोवर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम, तो ये लाइक अ क्रेडिट कार्ड ही होता है, फ्रॉम हिज करंट अकाउंट अप टू दिस लिमिट एज एंड व्हेन कंपनी नीड्स। एंड इसके ऊपर फिर कंपनी क्या कहते हैं, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बोरोड, अगर ओवर एंड अबव जो आउटस्टैंडिंग जो बोरो किया हुआ है, जो रीपेमेंट नहीं किया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है एंड नॉट ऑन द सैंक्शन क्रेडिट लिमिट पे नहीं होता है। जैसे 5 लाख का सैंक्शन किया, लेकिन है ना कंपनी ने 4 लाख ही है ना विड्रॉ किया, 5 लाख तक की है ना छूट दी हुई है, उनको फैसिलिटी दी हुई है बैंक ने कि आप 5 लाख तक का विड्रॉ कर सकते हैं, आपकी लिमिट 5 लाख तक की है। लेकिन कंपनी ने अगर 4 ही लाख लिया है तो जितना उन्होंने आउटस्टैंडिंग है उनका बोरोड अमाउंट, उसी पे है ना कंपनी क्या करेगी, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्रेडिट लिमिट पे नहीं करेगी, मतलब 5 लाख की क्रेडिट लिमिट दी उस पर नहीं करेगी। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट है कैश लोन्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट द अकाउंट ऑफ द बोरोवर विथ अमाउंट ऑफ लोन अमाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट करेगी, मतलब उसके अकाउंट में खाते में डालेगी। द बोरोवर हैज टू पे, बोरोवर को फिर इंटरेस्ट पे करना होता है ऑन एंटायर अमाउंट, पूरे के पूरे अमाउंट पे जिसपे जो सैंक्शन किया है बाय द बैंक ने सैंक्शन किया एज अ लोन। इफ द अमाउंट लोन इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, अगर है ना कोई भी मतलब कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट में अगर पे कर रही है, कोई भी अमाउंट वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, मतलब टुकड़ों में, वो किस्त हम बोलते हैं ना, किस्तों में पे कर रहे हैं, तो फिर उस केस में हमें उसका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जो बैलेंस रहेगा अमाउंट उसी के हिसाब से होगा। तो हमको उस हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट देना होता है, कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है। तो इफ द अमाउंट लोन इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, द इंटरेस्ट टू बी पेड विल बी ऑन एक्चुअल बैलेंस, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, जो अभी तक रीपेमेंट नहीं किया, उसी के ऊपर आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो बकाये अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देना होता है। The next fourth one is what? Discounting of bills of exchange. Bills of exchange discounting, ये पूरा का पूरा चैप्टर आप है ना इसमें अकाउंट्स में भी पढ़ने वाले हो, तो तब वो पढ़ने के बाद में भी और अच्छे से इसको लिख पाओगे आप। तो द ड्रॉवर ऑफ द बिल, मतलब जो बिल है ना ड्रॉ करता है, ड्रॉवर एक्चुअली कौन होता है, सेलर होता है। तो द ड्रॉवर ऑफ द बिल दैट इज सेलर कैन रिसीव मनी, ये रिसीव कर सकता है मनी फ्रॉम ड्रॉई मतलब बायर ऑन ड्यू डेट मतलब 3 महीने का, 4 महीने का। तो ये है ना इंस्ट्रूमेंट, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट बनता है। तो ऑन ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, एंड दिस इज नथिंग बट सेलिंग द
बिल टू द बैंक। और ये क्या होता है, जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये है ना, अगर किसी ड्रॉवर के पास, मतलब सेलर के पास अगर है ना किसी का बिल होता है, किसी दूसरे बायर का बिल उसने लिया हुआ है लीगली, वो बिल जाके वो है ना सेल भी कर सकते हैं बैंक को, और बैंक उसको फिर है ना कुछ अमाउंट काट के है ना बाकी का अमाउंट, बकाया अमाउंट दे देती है। तो ये आप काफी डिटेल में है ना अकाउंट्स में पढ़ने वाले हो। वेरी सून आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट चैप्टर, क्योंकि अभी 6 चैप्टर पे चल रहा है मेरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसके बाद 7 चैप्टर वही आने वाला है। सो द बैंक गिव्स मनी टू ड्रॉवर, बैंक मनी दे देती है ड्रॉवर को, लेस देन द फेस वैल्यू, मतलब जो बिल की जो अमाउंट है, मान लो 10,000 का बिल है तो बैंक छोटा सा मिनिमल अमाउंट कट करेगी, 100 रुपया कट कर लेगी, और 9,900 रुपया है ना ड्रॉवर को दे देगी जब वो ड्रॉवर सेल करेगा बिल टू द बैंक, बैंक को सेल कर देगा। तो उस केस में दस द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, तो उसको हम ट्रेड बिल्स भी बोलते हैं। दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक उनको एक्सेप्ट करती है, कैश इज एडवांस्ड अगेंस्ट देम, एंड उसके अगेंस्ट है ना कैश भी बैंक देती है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर, जो आपका आंसर नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4, वो लिखना होगा। देन नाउ 5th वन, स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के फीचर्स लिखने हैं आपको। तो बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड इज अ डेप्ट सिक्योरिटी, ये बोरोड मनी हो गई, डेप्ट सिक्योरिटी हो गई, मतलब आपने ना एक्नॉलेजमेंट दिया कि उधार पैसा लिया है करके, कंपनी एक्नॉलेजमेंट देगी। तो इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू रीपे बोरोड मनी, कि जो उधार का पैसा है वो रीपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट है। तो ये एक डॉक्यूमेंट जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया, जैसे फी रिसिप्ट कैसे होती है आपकी, वैसे ही। देन बॉन्ड इज अ लोन, ये लोन है, एंड द होल्डर ऑफ द बॉन्ड, जिसके पास ये बॉन्ड होता है, इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, तो वो उसका क्रेडिटर हो गया, इंस्टीट्यूशन का क्रेडिटर हो गया। ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड ही गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट, सब बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट होती है, एक समय सीमा, 10 साल का बॉन्ड है, 15 साल का बॉन्ड है, उस पर डिपेंड करता है। इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो डेट दी हुई है उसके हिसाब से। दस कंपनी बोरोज मनी, कंपनी बोरो करती है मनी एंड इश्यूज बॉन्ड्स, बॉन्ड इशू करती है एज ए एविडेंस ऑफ डेप्ट, कि उधार का पैसा उन्होंने बोरो किया है, तो उनको एज अ प्रूफ, एज ए एविडेंस क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। फीचर्स ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले नेचर ऑफ फाइनेंस, किस टाइप का फाइनेंस है, तो इट इज अ डेप्ट फाइनेंस, इसको हम डेप्ट फाइनेंस बोलते हैं, बोरोड फाइनेंस हुआ ये। एंड इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। एंड द बॉन्ड्स कैन बी इशूड फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए इशू कर सकते हैं, सच एज 5 years, 10 years, 25 years एक्सेट्रा। सेकेंड, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर की स्टेटस क्या होती है, तो द बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स होते हैं। सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नोन एज ओनर्स, दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉट द ओनर्स, वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो ओनर्स नहीं होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। दे आर नॉट दी ओनर्स, दे आर नॉट दी ओनर्स, यहाँ पे हमें लिखना है दे आर नॉट दी ओनर्स, ओनर्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमको नॉट लिखना है, तो आपको करेक्शन कर देती हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट रह जाएगा, ये टाइपिंग एरर आ जाता है। ओनर्स, नॉट ओनर्स, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, इसीलिए उन्हें जनरल मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने मिलता है। एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एज दे डोंट हैव इवन वोटिंग राइट्स, क्योंकि उनके पास कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं, इसी वजह से नहीं होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं होते, इसीलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जनरल मीटिंग में भी, और मैनेजमेंट के कामकाज में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। देन थर्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स, तो रिटर्न ऑन बॉन्ड्स में क्या होता है, द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड इट इज पेबल एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे मिलता है, मतलब उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, उसके हिसाब से उनको मिलता है। और ऑन द मैच्योरिटी, या फिर मैच्योरिटी मतलब इंस्टॉलमेंट्स में भी रिटर्न मिलते जाता है उनको, अगर वो नहीं है तो मैच्योरिटी डेट पे पूरा का पूरा रिटर्न मिल जाता है। देन फोर्थ, रीपेमेंट, तो बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट, उनको स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, जिसपे प्रिंसिपल अमाउंट रीपे होता है, मतलब जो उन्होंने जितना पैसा बॉन्ड होल्डर ने लगाया उतना पैसा उनको रिटर्न मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर अप किया, और ये जो आपका पूरा 1 to 5 है वो आंसर इन ब्रीफ के क्वेश्चंस थे। तो इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 and 7 बचा, वो कवर अप करने के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर का
नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।